हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। So this is today's our last session on mind management। आखिरी सेशन है हमारा माइंड मैनेजमेंट के ऊपर, और इस आखिरी सेशन में हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे अभी, है ना। उससे पहले कुछ चेहरे मुझे नए दिख रहे हैं, जैसे तो क्या नाम है आपका ब्रो? हरे कृष्णा। शाहनवाज जी, क्या करते हैं आप? फूड डिलीवरी में। कहाँ पे रहते हैं? सानपाड़ा में रहते हैं। कार्तिक पंडित जी, क्या करते हैं आप? 11th में पढ़ते। कौन से कॉलेज में? महेश। अच्छा, महेश ट्यूटोरियल से आप इंटीग्रेटेड ले रहे हो, तो क्या किसके लिए? जेई के लिए कर रहे हो या नीट के लिए प्रिपेयर? JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? ओके, इंटीग्रेटेड। आपके आगे कौन जी? आपका नाम? 11th चालू है। क्या पढ़ रहे हो आप? कहाँ पे? भारतीय विद्यापीठ CPD। अच्छा, वहाँ उनका 11th का है। ओके, आपके हाथ को क्या हुआ? अच्छा, माला है। ओके, आपने जिस तरीके से पकड़ा है तो मुझे लगा वो बैंडेज वगैरह है। तो आपका नाम? श्याम राठौड़। क्या करते हैं आप? हाँ, IT। अच्छा, लास्ट टाइम आप थे। ओके। बाकी सब पुराने लोग हैं, कुछ लोग एब्सेंट हैं। जो लोग कल यात्रा आए थे स्पेसिफिकली, वो लोग एब्सेंट है, वो लोग आए नहीं हैं। तो देखो, हम माइंड मैनेजमेंट को कंसिडर करके चल रहे हैं कि किस तरीके से मैं माइंड के ऊपर क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल प्राप्त कर सकता हूँ। हाउ आई कैन मैनेज माई सेल्फ, हाउ आई कैन मैनेज माई माइंड। मन को कैसे क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसके पहले हमने देखा कि मन किस पोजीशन क्या है, मन क्या करता है, इंद्रियों के द्वारा मन क्या करता है, अपनी इच्छा पूर्ति की प्रयास करता है। पूरा मन किसके अनुसार चलता है? इंद्रियों के अनुसार चलता है। तो मन इंद्रियों के अनुसार चल रहा है, इसलिए अभी प्रश्न है उसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करना है तो जैसे हमने कुछ चीज़ें देखी कि उसमें से पहली चीज़ देखी थी कि हमें फीड किसको नहीं करना है? इंद्रियों को फीडिंग नहीं करनी है। फीडिंग इंद्रियों को नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली है तो उसका क्या करो? आहार बंद कर दो। उसका आहार बंद करने से उसका बल क्या हो जाएगा? अपने आप बंद हो जाएगा, बराबर ना। तो जो इंद्रियां खास करके हमें ज़्यादा तकलीफ देती है, उन इंद्रियों का क्या करना चाहिए? हमें कंट्रोल में लाना चाहिए। मन को डायरेक्ट कंट्रोल मत करो, वो नहीं होने वाला है, इम्पॉसिबल सा है मन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इंद्रियों के जो विषय वस्तु है इंद्रियों की, उसको कंट्रोल में लाना चाहिए। इसलिए हम 5 विषय वस्तु के बारे में देखेंगे। तो रूप, रंग, गंध, स्पर्श आदि 5 विषय वस्तु देखे थे। तो उनको अगर हम कंट्रोल में रखेंगे तो मन को अपने आप कंट्रोल कर पाएंगे। अगर इन विषय वस्तु को हम कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो मन को कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है मन को कंट्रोल करना। तो हमें इसलिए कंट्रोल में किसको रखना है? इन विषय वस्तुओं को क्या करना है? कंट्रोल में रखना है। जितना हम इन विषय वस्तुओं को कंट्रोल में रखेंगे उतना ही हम मन को क्या कर पाएंगे? नियंत्रित कर पाएंगे। अगर हम विषय वस्तुओं के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए तो मन को नियंत्रित कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, बराबर है। अभी ये विषय वस्तु क्या है, इनके ऊपर नियंत्रण पाना है। नियंत्रण प्राप्त करने के लिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, तो भगवान बोलते हैं युक्त आहार विहारस्य। क्या करो? हर चीज़ युक्त आहार विहारस्य, आपकी हर चीज़ युक्त होनी चाहिए। युक्त मतलब जितनी आवश्यक है उतनी होनी चाहिए। उसको क्या करो? फ्रीडम मत दे दो किसी चीज़ के लिए। आजकल लोग हर चीज़ के लिए क्या बोलते हैं? एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर वगैरह ऐसी चीज़ें बोलते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। नथिंग इज़ फेयर इन एनीवेयर। कहीं पे भी कोई भी चीज़ फेयर नहीं होती है ना। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर वेस्टर्न कंसेप्ट है। इंडिया में ऐसे कोई कंसेप्ट नहीं है, वैदिक ऐसे कोई कंसेप्ट नहीं है
ना। प्रेम की अपनी मर्यादा होती है, युद्ध के अपने नियम होते हैं। नथिंग इज़ फेयर। प्रेम की अपनी क्या होती है? मर्यादा होती है। और युद्ध के अपने क्या होते हैं? नियम होते हैं। नथिंग एवरीथिंग फेयर इन युद्ध फेयर। लव एंड वॉर मतलब वॉर में आप किसी बच्चों को भी मार दो तो फेयर है? नहीं। युद्ध में बच्चों को मारना फेयर हो सकता है? नहीं हो सकता है। बच्चे को नहीं वध किया जा सकता युद्ध में। बालक वध नहीं, अवध्य कहा गया है बालक को, उसका वध नहीं किया जाना चाहिए ना। स्त्री वध नहीं होना चाहिए। युद्ध के मैदान भी क्यों ना हो, फिर भी स्त्री का वध नहीं होना चाहिए। मतलब फेयर है क्या? नहीं है। युद्ध के अपने क्या है? नियम है। उस नियम के अनुसार युद्ध चलता है। वृद्ध का वध नहीं होना चाहिए, ये युद्ध का नियम होता है। किसी भी वृद्ध को क्यों मारा जाए? आजकल टेररिस्ट अटैक करते हैं, किसी स्कूल को बम से उड़ा देते हैं, तो पूरी दुनिया के सब लोग उसके हेट करते हैं, बोले ये सही नहीं था ना, ये चीज़ सही नहीं है। अच्छा, अगर कहीं जवानों को बम से उड़ा देते हैं, कि आर्मी के कुछ लोगों को अगर टेररिस्ट ने बम से उड़ा दिया तो सिर्फ हमारा देश चिल्लाता है, अमेरिका अन्य देश कुछ नहीं बोलते उसके ऊपर। बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। बोला इट्स वॉर, वार है ये। उन्होंने छुप के किया या जैसे भी आक्रमण किया, आप लोगों को सावधान होना चाहिए था। वार। लेकिन किसी स्कूल को उड़ा दिया तो देखो अन्य देश भी उसके ऊपर बोलते हैं, है ना। बोलते हैं हम इसकी निंदा करते हैं, खंडन करते हैं, ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बच्चे हैं, वो वॉर में नहीं आते हैं, उनको वॉर से बाहर रखना चाहिए। तो मतलब युद्ध के अपने नियम हैं, नथिंग इज़ फेयर ना। वैसे ही प्रेम की अपनी मर्यादा होती है, उस मर्यादा के बाहर नहीं जाना चाहिए। वैसे ही युक्त आहार, भगवान ने कहा कि युक्त होना चाहिए हर चीज़। तो युक्त के पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि युक्त के पहले की कुछ चीज़ें होती है। जैसे आपने इनके बारे में देखा होगा, आप लोगों ने भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया था, वामन देव अवतार धारण किया था। 3 पग उन्होंने उठाए थे, याद है? 3 पग उन्होंने उठाए थे ना। तो इन 3 पगों का क्या करना है? इन 3 पग जो भगवान ने उठाए थे ना, उसको हमें ठीक से समझ के लेना है। इन 3 पगों को 3 स्टेप में हम मन को कंट्रोल करने की चीज़ों के ऊपर सोचने के पहले ये 3 स्टेप के ऊपर सोचना है। 3 पग जो होते हैं, जो यहाँ पे कोई पेन नहीं है, ठीक है, अरे वो पेन नहीं, मार्कर पेन, ठीक है, वो नहीं है, उसमें भी नहीं होगा, मार्कर नहीं है उसमें, ठीक है। एनीवेज, तो 3 पग जो है जो भगवान ने उठाए थे वामन देव ने, उन 3 पगों को हम 3 अलग अलग नाम दे सकते हैं। उसमें से पहला नाम है, उसको कहा जाता है नॉलेज, हमें ज्ञान होना चाहिए। पहला पग है 1 स्टेप्स ऑफ वामन देव, दैट इज़ व्हाट? नॉलेज होना चाहिए। मन का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि मन क्या है, क्या करता है, कैसे कार्य करेगा, इसको कंट्रोल के लिए क्या किया जाए, इस सब का क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। पूरा कंफर्म नॉलेज होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ वहाँ से टिप्स नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बीमारी को आपको ठीक करना है तो उस बीमारी का डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? गूगल के ऊपर भी तो सर्च करके दवाइयाँ पता चल जाती है ना, पता चलती है नहीं चलती? तो क्या हम गूगल की दवाइयाँ खाते हैं? नहीं खाते। किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। लेकिन डॉक्टर ने भी तो वही दवाई दी जो गूगल ने बताई थी, फिर भी हमने डॉक्टर को फ़ी, मोटा खासा तगड़ा फ़ी देके उससे दवाई लेके आए, क्योंकि उसको उस बीमारी के बारे में और उससे संबंधित सभी दवाइयों के बारे में क्या है? नॉलेज है। तब वो उस बीमारी को ठीक करने के क्या रखता है? क्षमता रखता है। हमारे पास पूरा नॉलेज है क्या? नहीं है। अच्छा, गूगल हमको बता रहा है, कितना बता रहा है? जितना आप सर्च में टाइप करोगे उतना ही गूगल बताएगा, उससे कुछ ज़्यादा बताएगा क्या? बताएगा उससे ज़्यादा? उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताएगा, है ना। आप वॉइस रिकॉर्डेड भी भेज दो, टेल मी अबाउट द सो एंड सो डिजीज़, टेल मी अबाउट द डेंगू, वो डेंगू के बारे में बताएगा, ये डेंगू ऐसा होता है, उसके ये सिम्टम्स होते हैं और ये दवाइयाँ उसके ऊपर काम करती है, ये गूगल बताएगा, करेक्ट। लेकिन डॉक्टर के पास सिर्फ इतना नॉलेज है क्या? नहीं है। डॉक्टर के पास नॉलेज उसके आगे बढ़कर है। डॉक्टर सोचता है ये दवाई काम करती है, लेकिन ये दवाई अगर शुगर पेशेंट है तो उसको ये दवाई नहीं चलेगी, उसका शुगर हिट होगा, तो उसके साथ साथ उसको और एक कोई टैबलेट देनी पड़ेगी ना। किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो एसिडिटी कंट्रोल के लिए और एक टैबलेट देनी पड़ेगी, सिर्फ इतनी टैबलेट देके नहीं होगा, है ना। तो डॉक्टर ऐसे 3-4 टैबलेट मिला के दे देगा, उसके पास नॉलेज है। इसलिए फर्स्ट स्टेप्स है कि हमें माइंड के बारे में इन एंड आउट पता होना चाहिए। इसलिए हमने पूरा समझा माइंड कहाँ पे है, क्या करता है, वो इन एंड आउट उसका नॉलेज लिया।
मन को संबंधित। तो ये नॉलेज हो गया माइंड के संबंध में। अच्छा, यह नॉलेज के बाद फिर दूसरी चीज़ किस चीज़ की आवश्यकता है हमें? नॉलेज के बाद दूसरी चीज़ आवश्यकता होती है वो कि आप जो भी कुछ उसके ऊपर ट्रीटमेंट करने वाले हैं ना, उस ट्रीटमेंट को कल्टीवेट करो। इसलिए वो कल्टीवेशन है। जो भी आप माइंड के लिए, माइंड कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स उठा रहे हैं, उस स्टेप्स को क्या करना चाहिए? आपको कल्टीवेट करना चाहिए। कल्टीवेट किस चीज़ को कहते हैं कि उस चीज़ को हमें कल्टीवेट करना चाहिए? तो कल्टीवेट ऐसी चीज़ होती है जैसे कि आप कोई अगर गोली लेते हो ना, वो गोली लेते हो, कोई भी डॉक्टर ने दवाई दी तो वो गोली आप ले रहे हो, तो एक दिन लेके जमने वाली है क्या? जब तक डॉक्टर नहीं कहता रोकने के लिए तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? वही दवाई वही दवाई वही दवाई कंटिन्यू लेनी पड़ेगी। सो यू आर कल्टीवेटिंग ना, आप क्या कर रहे हो? कल्टीवेट कर रहे हो। वैसे ही जो नॉलेज आपने लिया, जो नॉलेज के बाद जो सॉल्यूशन आपको प्राप्त हुआ, वो सॉल्यूशन क्या करना चाहिए? आपको कल्टीवेट करना चाहिए। कल्टीवेट करना चाहिए, करते रहना चाहिए, कल्टीवेट करना चाहिए, करते रहना चाहिए। एंड देन उसके बाद जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ केयर। केयर मतलब सावधान रहना चाहिए आपको, फिर से मेरा माइंड ना फिसले। जैसे आपने डॉक्टर के पास गए, उसको नॉलेज है, उससे बीमारी जान ली कि भाई मुझे क्या बीमारी हुई है। अगर डॉक्टर बताता है कि आपको ये बीमारी है, आपको ये दवाई दी है, ये एसिडिटी की टैबलेट है, ये इसकी टैबलेट है, इसकी टैबलेट है, ये आपका ब्लड रिपोर्ट है, इसमें ये भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, ये भी बढ़ा, बताता है डॉक्टर हर चीज़, तो नॉलेज हो गया। फिर उसने जो दवाई दी, उसने बोला कि ये 7 दिन का डोज है, 7 दिन के बाद दिखाने के लिए आ जाओ, मतलब दिखाने जाना है। जाता ही नहीं जाते हम 7 दिन के बाद दिखाने, या नहीं जाते, बोलते हैं 7 दिन हो गया, मैं ठीक हो गया, अभी क्यों जाऊँ? नहीं, ठीक भी हो गया तो भी डॉक्टर को दिखाने जाना है। और फिर डॉक्टर बोल के हाँ ठीक है, अभी आप ठीक हो गए, कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है, फिर हम मन को बंद करना है। बराबर है? तो नॉलेज देन कल्टीवेशन किया आपने, उसको कल्टीवेट किया ना कंटिन्यूसली, वही चीज़ अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, वही चीज़ करते रहे। अभ्यास योग युक्त है ना, भगवान भगवद गीता में इस चीज़ को बोलते हैं कि अभ्यास करना, हर दिन वही चीज़ करना। मतलब क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं। आप जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, आप सब स्टूडेंट थे या स्टूडेंट है, तो आप कोई नई चीज़ नहीं सीखते हो। नई चीज़ सीखते हो नहीं, जो सिलेबस है वही है साल भर के लिए, कोई नया चीज़ दिया जाएगा उसमें कुछ नहीं है, एक ही सिलेबस है। वो तो पढ़ के 1 महीने में ख़त्म कर दोगे, 1 महीने में पढ़ के ख़त्म हो जाएगा ना। एक बुक अगर आपको दिया कोई भी, तो पढ़ने के लिए कितना समय लगेगा आपको? 1 महीना मुश्किल से पढ़ के ख़त्म हो गया। फिर क्या करना है? फिर से वही फिर से पढ़ना है, फिर क्या करना है? फिर से वही करना है। कब तक पढ़ना है? एग्ज़ाम तक वही पढ़ते रहना है। दैट इज़ कॉल्ड एज कल्टीवेट ना। और जो जितने बार पढ़ेगा उसको अच्छे नंबर्स आएंगे। जो सोच के रहेगा कि मैं एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ के जाऊंगा, उसको नंबर नहीं आने वाला है, भले उसने पूरा किताब पढ़ लिया। लेकिन जो पहले दिन से पढ़ रहा है, उसने एग्ज़ाम आने तक वो को 10 बार पढ़ के हो गया, उसके नंबर्स कैसे होने वाले? डेफिनेटली अच्छे नंबर्स आएंगे, क्योंकि उसने कल्टीवेट किया उसको अगेन एंड अगेन। अभ्यास, उसी तो अभ्यास है। अभ्यास का मतलब होता है कि वही चीज़ बारंबार करना, नई चीज़ नहीं करनी है। अभ्यास का मतलब है कि वही चीज़ है जिसको क्या करना है? फिर से करना है। नई चीज़ मतलब ज्ञान होता है, नया प्राप्त करने को ज्ञान कहते हैं कि नया ज्ञान प्राप्त हो। लेकिन अभ्यास मतलब जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको फिर से करो, फिर से वही चीज़ करो, फिर से वही सम सॉल्व करो, फिर से वही सम सॉल्व करो। इसको अभ्यास कहते हैं कि वही बार बार वही चीज़ मैंने कर लिया। तो ये कल्टीवेशन होता है। तो आपने मन के प्रति में नॉलेज हो गया, फिर उसके लिए दवाई भी प्राप्त हुई बीमारी के लिए। अभी क्या करना है? उसको कल्टीवेट करना है। अभ्यास योग युक्त है ना, रेगुलरली वही चीज़ वही चीज़ वही चीज़ वही चीज़ वही चीज़ करनी है। तो ये क्या कल्टीवेशन हो गया ना, वही चीज़ वही चीज़ वही चीज़, ये कल्टीवेशन हो गया। और कल्टीवेशन के बाद क्या बोला मैंने? केयर, केयर करनी है। अच्छा, केयर किस चीज़ की करनी है? तो केयर उस चीज़ की करनी होती है कि आपको बीमारी का नॉलेज हो गया, कल्टीवेशन किया, दवाई लिखी आपने वही चीज़ के बारे में। अभी आपको केयर करनी है कि मैं उन परिस्थितियों में फिर से ना जाऊं जिससे वो बीमारी हो जाए। डेंगू किसकी वजह से हुआ? मच्छर काटने से हो गया डेंगू। डेंगू का अपने डॉक्टर के पास जाके नॉलेज ले लिया, नॉलेज लेने के बाद दवाई ले ली, दवाई लेने के बाद कल्टीवेट किया वही दवाई, 6 दिन 7 दिन 8 दिन खा लिया। उसके बाद
अभी मच्छर के पास मत जाओ फिर से ना, दरवाजे खिड़की बंद करके रखो, जहाँ जहाँ मच्छर हो सकते हैं वो पानी फेंक दो, कूलर का पानी फेंक दो, अन्य चीज़ों का फेंक दो, दरवाजे बंद करके रखो, या जो भी मच्छर के लिए अन्य चीज़ें हैं मस्किटो नेट लगा के सो जाओ, या बाहर गार्डन में वगैरह बारिश के दिनों में मत बैठो शाम को, क्योंकि मच्छर शाम को क्या रहते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो काटते हैं, तो उस चीज़ों से दूर रहो, या पूरे कपड़े पहनो जिससे मच्छर ना काटे। ये क्या हो गया, केयर हो गया, केयर हो गया ना। अगर आपने नॉलेज लिया, दवाई ली, लेकिन केयर नहीं रहा तो आप पूरी तरह मुक्त हो गए क्या उस बीमारी से, वो बीमारी फिर से होने का चांस वैसे ही बना रहता है, बिकॉज यू आर नॉट टेकन केयर प्रॉपरली। इसलिए तीनों स्टेप उतनी ही आवश्यक है। प्रायः लोग क्या करते हैं, नॉलेज करते हैं, दवाई लेते हैं, छोड़ देते हैं, उसको कल्टीवेट नहीं करते दवाई को, तो बीमारी ठीक नहीं होती, या आधी अधूरी बीमारी ठीक होते। अच्छा, कुछ लोग दवाई लेते हैं लेकिन उसके बाद क्या नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं, तो फिर क्या हो गया, वैसे का वैसे रह गया ना, वो फिर से बीमारी। आज मेरा मन भटक रहा है, आप आए, मन को जान लिया, बुद्धि को जान लिया, है ना, इंद्रिय को कम खाना दे दो तो मन क्या हो जाएगा, अपने आप कंट्रोल में आएगा, सब जान लिया, लेकिन उसको कल्टीवेट नहीं किया तो मन रहने वाला है कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, आपने दवाई अप्लाई करना चालू किया, कुछ समय तक किया, लेकिन उसके बाद फिर से छोड़ दिया तो फिर से मन भटकने ही वाला है, कंट्रोल में रहने वाला है नहीं रहने वाला है, फिर से भटकने वाला है। तो अभी आप देखो, ये जो बुद्धि, जैसे हमने ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना आपको, ये तीन चीज़ें है ना, आपको क्या करना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, कल्टीवेट करो नॉलेज को, एंड केयर करो उसके बाद, कि मैं फिर से फॉल डाउन ना हो जाऊँ, इसकी क्या करनी चाहिए, हमें केयर करनी चाहिए, वैसे परिस्थिति में मैं ना जाऊँ, ये केयर करनी चाहिए। तीन चीज़ें क्लियर हो गई। अभी मन की ओर देखते हैं। हमने जहाँ तक देखा कि मन को क्या मत दे दो, इंद्रिय विषय, इंद्रिय के द्वारा मन भटकता है, मन अपने आप नहीं भटक सकता, वो किसके द्वारा भटकता है, इंद्रियों के साथ भटकता है, उनको लेके साथ। तो किसको कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, उनको खाना पीना मत दे दो, तो वो कंट्रोल में हो जाएंगी, तो मन धीरे धीरे कमज़ोर बनता जाएगा। अच्छा, अभी इंद्रियों को कंट्रोल में लाने के लिए, उनका खाना पानी बंद करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करो, वहाँ पे बुद्धि काम आएगी आपकी। बुद्धि काम, मन बुद्धि को हर लेता है, मन बुद्धि को क्या कर लेता है, हर लेता है, भगा के लेके जाता है। इसलिए मन को मत कंट्रोल करने के लिए बुद्धि कहाँ इस्तेमाल करो, इंद्रियों को ऊपर कंट्रोल रखने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करो। और बुद्धि का इस्तेमाल जब आप इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए करोगे, तो फिर वो किसको सप्लाई बंद कर देगी, माइंड को सप्लाई बंद कर देगी, बराबर है ना। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल आर द यूथ, यू आर फीलिंग कि मन इच्छा कर रहा है कि क्या करो, पोर्नोग्राफी देखे, बुद्धि का इस्तेमाल करो। पोर्नोग्राफी देखना किसका काम है, आँखों का काम है। मन इच्छा कर रहा है, लेकिन एक्ट कौन करेगा, आँखें एक्ट करेगी। उसके पहले एक्ट कौन करेगा, हाथ वगैरह एक्ट करेंगे, वो सब चीज़ें रिसर्च सर्च मारने के लिए। अभी आँख और हाथ के ऊपर किसका कंट्रोल रखो, बुद्धि का कंट्रोल रखो। कैसे बुद्धि का कंट्रोल रखो, पेरेंट कंट्रोल डाल के रखो। भाई मैं कुछ सर्च करूँगा तो किसी को पता चल जाएगा, जिसको जो भी पेरेंट कंट्रोल में है, जिसका हाथ में आपने कंट्रोल दिया, उसको पता चल जाएगा, तो डांट गिरेगी। ये कौन सोचेगा, बुद्धि सोचेगी ना, मन थोड़ा सोचने वाला है ये सब चीज़, ये सब बुद्धि सोचेगी कि डांट गिरेगी, तो क्या करो, करो ही मत, वो चीज़ें मत करो। अच्छा, वो चीज़ें नहीं किया तो फिर अभी माइंड कितना कंटेम्पलेट करेगा, उसने कभी पोर्नोग्राफी देखी ही नहीं है, तो कुछ कंटेम्पलेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। जिसने हॉलीवुड की मूवी कभी देखी ही नहीं है, वो क्या बताएगा हॉलीवुड की मूवी कैसी रहती है, बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। कंटेम्पलेशन होगा उसका, नहीं होगा। जिन लोगों ने बाहुबली देखा, तो आप उसके ऊपर मेडिटेट भी करते होंगे कि ऐसी मूवी थी, ये सीन ऐसा था, वो सीन ऐसा था। कब, देखने के बाद ना। मैंने बाहुबली कभी देखा ही नहीं है, मुझे बोलो कि प्रभु जी कौन सा सीन कैसा था, क्या पता कौन सा सीन कैसा था, जो भी था नहीं था। या अभी कौन सा चल रहा है, जो भी गदर 2 चल रहा है समथिंग, ना एक आई थी पुरानी गदर 2003 में, मैं 12th में पढ़ता था तब। तो आई डोंट नो, क्योंकि मैंने ना वो गदर देखी ना ये गदर देखी, इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं है। आई कांट कंटेम्पलेट ऑन इट, मैं कंटेम्पलेशन कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं। तो अगर आपने पेरेंट कंट्रोल डाल के रखा, बुद्धि का इस्तेमाल करते, तो फिर किसके ऊपर आपने कंट्रोल रखा, आँखों को कंट्रोल आपने किया है। माइंड डिमांड कर रहा है, लेकिन आपने कंट्रोल किसको किया, आँखों को कंट्रोल किया, हाथ को कंट्रोल किया, क्योंकि उसमें कुछ आपने बैरिकेड्स डाल दिए। तो अभी मन के लिए आपने कुछ फीडिंग दिया क्या, नहीं दिया।
तो अभी माइंड क्या कंटेम्पलेट करेगा बताओ? कुछ कंटेम्पलेट नहीं करेगा। मन भटकता कब है? क्योंकि आपने पोर्नोग्राफी देखने के बाद आप पढ़ाई करने के लिए बैठो, कभी पढ़ाई नहीं होने वाली। होगी पढ़ाई? नहीं होगी। मन किसके बारे में सोचता रहेगा? जो मूवी, जो चित्र जो आपने देखे हैं ना, उसी के बारे में सोचता रहेगा। आपने कंट्रोल कर दिया किसको? आँखों को और हाथों को कंट्रोल किया। मन को कुछ फीडिंग मिला क्या? नहीं मिला। अब आप पढ़ाई करने बैठो, मन क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके पास है नहीं कुछ सोचने के लिए। यू नॉट फीड एनीथिंग टू हिम। आपने उसको कोई फीडिंग नहीं दिया है, और फीडिंग ना देने की वजह से वो क्या करेगा? बोर लगेगा उसको, लेकिन पढ़ाई के बिना और कहीं जा नहीं सकता है वो। वेयर ही विल गो, कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, ये चीज़ एक बार नहीं करनी पड़ेगी, बारंबार करनी पड़ेगी। वी हैव टू कल्टिवेट दिस अगेन एंड अगेन। ये हैबिट कल्टिवेट करनी पड़ेगी। ये पेरेंट कंट्रोल एक दिन की बात नहीं है, पूरे जीवन भर उसको डाल के रखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? तब आपको वो प्रोटेक्शन दे देगा, आपके मन को संभालेगा, आपके मन को यहाँ वहाँ बहकने से क्या करेगा? बचा देगा। अगर आप वैसा नहीं करते हो तो फिर आपका मन क्या होने वाला है? बहकने वाला है, यहाँ वहाँ चला जा सकता है आपका मन। इसलिए मन को कंट्रोल करने के पहले हमें ये चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इंद्रियों को क्या ना दे दे, इंद्रियों को किसी भी प्रकार का छूट ना दे दे, इंद्रियों को नियंत्रण में रखें। और इंद्रियों को नियंत्रण रखने के लिए किसके द्वारा इंद्रियों के लिए नियंत्रण रखें? बुद्धि के द्वारा रखना चाहिए। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर मी। हमारे अंदर देखो, कोई भी चीज़ करते वक्त हमें दो थॉट आते हैं, एक अच्छा आता है, एक बुरा आता है। हम बोलते हैं ना, दो मन है, या अंग्रेजी में गुड डॉग एंड बैड डॉग कहा जाता है। सो दैट गुड डॉग इज़ नन अदर देन आवर इंटेलिजेंस, और बैड डॉग इज़ नन अदर देन आवर माइंड। और हम जनरली किसका सुनते हैं? माइंड का सुनते हैं। वी आर नॉट रेडी टू लिसन द गुड डॉग। हमें इस गुड डॉग का सुन के उसको सशक्त बनाना है। वो अगर स्ट्रांग रहेगा ना, तो वो बैड डॉग को चुप बिठाएगा। लेकिन अगर आपका गुड डॉग वीक रहेगा तो फिर बैड डॉग तो डेफिनेटली स्ट्रांग रहेगा। लेकिन आपको वीक किसको करना है? बैड डॉग को वीक करना है, उसको वीक करते जाना है। उसको वीक करोगे तो वो शांत बैठेगा। जमुनाचार्य करके एक व्यक्ति थे, प्रसिद्ध संत होके गए श्री संप्रदाय में। जमुनाचार्य उनको गुरु कहा जाता है। किनके गुरु है वो? हाँ, रामानुजाचार्य के गुरु। मध्वाचार्य कहाँ से गए? श्री संप्रदाय में। मध्वाचार्य तो ब्रह्म मध्व संप्रदाय में आ गए, है ना। रामानुजाचार्य के गुरु हैं, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो वो कहते थे कि मेरे मन में विषय के बारे में जैसे ही चिंतन आता है तो मेरा मुख जो है ना, वो विकारों से भर आता है और मैं उस विचार के ऊपर थूकता हूँ। मतलब वो बोल रहे हैं क्या कि मेरे मन में विचार नहीं आते हैं, लेकिन मैं उसको कट कहाँ पे करता हूँ? थॉट प्रोसेस में ही उसको कट कर देता हूँ, उसके अंदर में जाता ही नहीं हूँ। जब वो थॉट प्रोसेस ही है तब मैं क्या कर रहा हूँ? उसको कट कर रहा हूँ। तो फिर उसको कट करने के लिए हमारे जो इंद्रियां हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा? उनको हमें कट करना है। उनके विषय वस्तु उनको नहीं देनी इंद्रियों की। तो इंद्रियों की विषय वस्तु ना देने के लिए कोई शास्त्र प्रमाण है? तो सिंपल सा प्रमाण बोला गया है। क्या प्रमाण बोला गया है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगः। हमारा मन इन्हीं के पीछे भटकता है। भटकता कहाँ पे है? वाचा, बोलने की बहुत क्षमता है हमारी, तो उसके पीछे भटकता है। इसलिए फिल्मी सॉन्ग फटाफट याद हो जाते हैं। हो जाते हैं नहीं होते? हो जाते हैं ना, फटाफट याद होते हैं। लेकिन फॉर्मूलाज ना, सर भी फोड़ेंगे तो भी फॉर्मूला याद नहीं होता है। फिल्मी सॉन्ग फटाफट याद होते हैं। अरे फॉरगेट अबाउट, जो भाषा का आपको ज्ञान नहीं है ना, वो भी फिल्मी सॉन्ग याद होता है आपको। होता है नहीं होता है? आजकल तो कई सारे भाषाओं के अलग अलग सॉन्ग आते हैं, है ना। ऐसा मुझे किसी ने कहा रिसेंटली, एक नेपाली सॉन्ग फेमस हो गया, वो बोले, है ना। वही तो एक नेपाली सॉन्ग बोले फेमस हो गया। कितने लोगों को नेपाली आते? नहीं आते, लेकिन वो सॉन्ग पूछो वो आता है उसको ना। फिर किसी ने मुझे बीच में बताया था, बोले कोई साउथ इंडियन मूवी है उसका सॉन्ग फेमस हो गया, वो भी लोगों को आने लगा। वो पुष्पा एक बीच में मूवी आई थी, वो कहाँ? आंध्रा की थी ना, तेलुगु, ओरिजिनली तेलुगु थी ना। उसके तेलुगु सॉन्ग लोगों के याद है,
तेलुगु में वो सॉन्ग है, वो भी लोगों को क्या है, याद हो गए। जिसको तेलुगु भाषा में से कुछ नहीं आता है, उसको तेलुगु शब्द अगर तेलुगु भाषा में लिखने के लिए बोलो तो वो नहीं लिख पाएगा। लिख पाएगा? हिंदी या अंग्रेजी में लिखेगा, लेकिन तेलुगु लैंग्वेज में वो तेलुगु नहीं लिख सकता है। उसको तेलुगु सॉन्ग याद हो जाता है, फटाफट याद होती है, लेकिन ये नहीं याद हो रहा है। तो किस चीज़ को, अगर हम कोई फार्मूलाज वगैरह है तो ये याद नहीं होते हैं। ये सब चीज़ें हमें याद हो रही है, तो ये किसके वजह से है? क्योंकि हम जहाँ पे हमारी ये जो जिह्वा है ना, बोलने की शक्ति बहुत ताकतवर है, तुरंत ग्रास्प कर लेती है। तो फिर हमें इसके ऊपर कंट्रोल रखना है। इसके ऊपर क्या करना चाहिए? कंट्रोल रखना चाहिए। फिर सॉल्यूशन क्या बताया है? तो सॉल्यूशन उपदेशामृत बोलता है कि इस चीज़ को लिए कंट्रोल करने के लिए बोले सिंपल सॉल्यूशन है कि आप क्या करो, जितना हो सके भगवान के रिलेटेड में चीज़ों को बोलो। चाहे नाम जप करो, भगवान के रिलेटेड में सॉन्ग गाओ, तो उससे आपकी बोलने की जो शक्ति है या जिह्वा की शक्ति क्या रहेगी? कंट्रोल में रहेगी। अन्य जगह भागेगी नहीं आपकी जिह्वा। तो उसको अगर आप अन्य जगह भागने नहीं दोगे, जिह्वा को कंट्रोल में रखोगे, तो आपका अपने आप फिल्म सॉन्ग याद करना क्या बन जाएगा? बंद हो जाएगा। फिल्म सॉन्ग बंद हो जाएगा तो फिर आपका शक्ति तो है ना, वो शक्ति याद करने की कहाँ पे आ जाएगी? मन आपका पढ़ाई में लगेगा, आपका अन्य कार्यों में मन लगेगा। क्योंकि हमारा माइंड को इन जनरल ऐसा कहा गया है कि हमें कोई भी चीज़ करनी है ना तो सुबह सुबह करनी चाहिए, लेकिन हम सुबह उठते नहीं हैं। उठते हैं कितने लोग हैं सुबह उठते हो? सच सच बताओ कि सुबह उठते हो जल्दी, है ना? कितने बजे उठते हो? 5:30। आप 4 बजे? वो तो मंदिर में रहता है तो ऑप्शन नहीं है उसके पास दूसरा तो फोर्सफुली उठना ही पड़ेगा। देखो, आवर माइंड इज़ लाइक अ बकेट। बकेट है ना, उसको नल के नीचे रख दो, पानी चालू करो तो क्या हो जाएगा? वो भरने लगेगी, और भरने के बाद धीरे 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 वो फुल हो जाएगी, और फुल होने के बाद उसके अंदर पानी गिरता रहेगा ना, तो वो पानी क्या हो जाएगा? बाहर गिरेगा बकेट के। बकेट में रहने वाला है? नहीं रहने वाला है। हमारा माइंड इज़ लाइक अ बकेट। सुबह उठते ही हम उसके अंदर कचरा डालने लगते हैं, ये वो तेल, यह सब फिल्म सॉन्ग सुनेंगे, फिर मूवी देखेंगे, रील्स देखेंगे, यूट्यूब्स देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, और न जाने क्या क्या हर चीज़ उसके अंदर डालते रहेंगे। अच्छा, हर चीज़ डालने के बाद शाम को बैठेगा बंदा पढ़ाई करने के लिए। अभी उसका बकेट भर गया है, सुबह से उसने भरना चालू किया ना, शाम तक तो भर गया। अभी वो पढ़ाई करने बैठेगा, अभी पढ़ाई करने में जितना भी सारा डालेगा वो कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है तो उसको रील्स याद आ रहे हैं, सुबह कौन सा रील्स देखा था, उसको सॉन्ग याद आ रहा है, उसको अन्य चीज़ें याद आ रही है। होता है नहीं होता? आप लोगों के साथ ये सब होता है ना? अब सुबह सुबह देखो कुछ याद नहीं आता, कल का याद आता है? नहीं आता है। कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था वो याद करना पड़ेगा, क्या खाया था करके। आज का याद रहेगा, कल का नहीं याद रहेगा, क्योंकि वो कल का हो गया था। इसलिए सुबह उठने के बाद वी हैव टू, जो हमें ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, उसको भर देना है बकेट में। तो दिन भर में आप गार्बेज डालने वाले, वो बाहर भी चला जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वैसे ही नहीं चाहिए, लेकिन जो चाहिए वो आपके बकेट में होना चाहिए। लेकिन वो हम बकेट में कैरी नहीं करते। हम कैरी क्या करते बकेट में? गार्बेज। और जो चाहिए वो बाद में डालते हैं, ऊपर से डालते हैं, ऊपर से ही निकल जाता है, वो कुछ हमारे काम का नहीं रहता। तो ये माइंड के साथ ट्रिक प्ले करनी पड़ेगी हमें। जब तक हम ऐसे ट्रिकी वे से माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करेंगे ना, माइंड कंट्रोल नहीं होता है। वी हैव टू रियली प्ले अ ट्रिकी गेम विथ माइंड। बहुत ही टैक्टफुली माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होता है माइंड कंट्रोल। तो एक तो जीवा को कंट्रोल कर दिया, वाचो वेगम, उसके बाद क्या है? मन सा। मन जो है वो यहाँ वहाँ दौड़ता रहेगा फिर भी। और दौड़ किसके पीछे रहा है? विषयों के पीछे रहा है। इसलिए उनको विषय की सप्लाई ही मत करो। अच्छा ठीक है, माइंड को तो रखो बाजू में, क्योंकि कंट्रोल तो उसको ही करना है। उसके बाद तीसरी चीज़ है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। हमें हमारे क्रोध को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। क्रोध कंट्रोल में कब आता है? हमें क्रोध वो पहले ढूंढना पड़ेगा हमें। क्रोध कब आता है हमें? तो क्रोध आता है जब हमारी इंद्रियों की डिमांड पूरी नहीं होती है, तब हमें क्या आता है? क्रोध आता है। फिर से आ गया इंद्रियों के ऊपर ही
क्रोध भी इंद्रियों के ऊपर आ गया, मन भी इंद्रियों से ही कनेक्टेड है, तो वो क्रोध आता है हमें। तो इसलिए हमें जो डिमांड है हमारी इंद्रियों की, उसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। उसके लिए भगवान युक्त आहार विहार से बोल रहे हैं कि उसको मिनिमाइज़ करो। मिनिमाइज़ करना इंद्रियों की डिमांड का मतलब क्या होता है, या तो मिनिमाइज़ या रेगुलेटेड। छोड़ने के लिए नहीं बोला है, आप त्याग दो ऐसा कहीं पे नहीं बोला है भगवान ने ना। भगवान ने क्या बोला, युक्त बोला है। युक्त मतलब रेगुलेटेड करो चीज़ों को। रेगुलेटेड करनी एक चीज़ होती है। रेगुलेटेड करना किस चीज़ को कहते हैं, जैसे आप बोलो कि प्रभु जी अभी तो हम ना किस समय में जी रहे हैं, आईफोन और ये सब युग में जी रहे हैं, तो इसको त्याग नहीं सकते हम। अच्छा, त्याग तो नहीं सकते, मत त्यागो, रेगुलेट तो कर सकते हो। रेगुलेटेड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन हम रेगुलेटेड कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। फिर रेगुलेट नहीं करेंगे तो मन कंट्रोल में होगा, नहीं होगा। तो इसको रेगुलेटेड किसका, बुद्धि का उपयोग लाना पड़ेगा ना। अभी नॉलेज है तो उसको बुद्धि का उपयोग करके उसको क्या करना पड़ेगा, रेगुलेटेड करना पड़ेगा। और रेगुलेटेड करने के लिए हर चीज़ के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। मन को ऐसे ही कंट्रोल नहीं होगा, उसको टाइम टेबल की आवश्यकता है ना। क्रोध कहाँ से आ रहा है, इंद्रियों की डिमांड पूरी ना होने से। अभी इंद्रियों की डिमांड अगर पूरी करेंगे तो क्रोध शांत रहेगा, लेकिन माइंड खराब हो जाएगा ना। अच्छा, इंद्रियों की डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो कौन खराब होने वाला है, क्रोध आने वाला है। अच्छा, पूरी करने से क्रोध तो शांत रहेगा, लेकिन खराब कौन होगा, मन खराब होगा। आ गया ना आप डुअलिटी में कि एग्जैक्टली क्या किया जाए। तो क्रोध ना आने के लिए उसको रेगुलेटेड करो। अच्छा, रेगुलेटेड करना मतलब क्या होता है, तो रेगुलेटेड करने के लिए आपको आपके जीवन का एक टाइम टेबल होना ज़रूरी है आपके पास। हर चीज़ के लिए समय हो और हर चीज़ उसके समय पे ही हो, इसको टाइम टेबल कहते हैं। हर चीज़ के लिए क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए। और हर चीज़ कब होनी चाहिए, वो समय पे ही होनी चाहिए, वो समय के पहले नहीं होनी चाहिए। शादी का समय कब है, हाँ, लगभग एक 25 साल के बाद, जब आपका जॉब भी हो जाएगा, लाइफ में सेटल हो जाएगा, तब शादी करनी चाहिए, समय है ना। तो शादी के बारे में चर्चा, शादी के बारे में तैयारी कब होनी चाहिए, हाँ, तभी होनी चाहिए ना। हर चीज़ का एक समय, और हर चीज़ कब होनी चाहिए, समय पे होनी चाहिए। तो शादी का अगर समय तय हो गया है तो उसके रिलेटेड चीज़ें कब होनी चाहिए, उसी समय होनी चाहिए ना, या पहले होनी चाहिए। तो क्यों गर्लफ्रेंड पहले ढूंढ रहे हैं लोग, किस लिए ढूंढा जा रहा है, कोई मतलब कंट्रोल नहीं कर रहे ना, इज नॉट रेगुलेटेड इन हिज हैबिट ना। वो रेगुलेटेड होना चाहिए ना उसका। तो रेगुलेटेड है क्या उसके हैबिट में, नहीं है रेगुलेटेड, इज नॉट रेगुलेटेड इन हिज हैबिट। रेगुलेटेड नहीं बोल सकते उसको। क्यों नहीं रेगुलेटेड बोला जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ों को कब नहीं कर रहा है, समय पे नहीं कर रहा है। हर चीज़ का एक अपना समय होता है, वो चीज़ अगर वो समय पे करेगा तो उसका मन कंट्रोल में रहेगा और क्रोध भी कंट्रोल में रहेगा। इंद्रियों को उसने सप्लाई ही नहीं किया, फूड सप्लाई नहीं किया, तो मन कंट्रोल में रहा। और लेकिन क्रोध बढ़ रहा है, तो क्रोध कंट्रोल में रखने के लिए उसने इंद्रियों को सप्लाई रोका है क्या, पूरा नहीं रखा है। कैसे कर दिया उनका सप्लाई, रेगुलेटेड कर दिया। रेगुलेटेड करने से मन अपने आप, क्रोध भी अपने आप कंट्रोल में रहेगा और मन भी अपने कंट्रोल में रहेगा ना। वाच्य वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो क्रोध को कंट्रोल में रखने के लिए इंद्रियों को रेगुलेटेड करना ज़रूरी है। और ऐसा रेगुलेटेड हर चीज़ में होना चाहिए हमें। हमारा एक हर चीज़ का एक स्केड्यूल होना चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात तक मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक स्केड्यूल होना चाहिए। हमें इसका कोई स्केड्यूल नहीं होता है, होता है मुझे इंस्टाग्राम पे कितना समय देना है, इसका एक स्केड्यूल होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा कोई स्केड्यूल है नहीं है। उस स्केड्यूल से ज़्यादा उसको समय दे सकते हैं। आप देखो, जितने बड़े बड़े लोग ज़्यादा काम क्यों कर पाते हैं, उनके पास 24 घंटे से क्या ज़्यादा समय है क्या? मोदी के पास भी 24 घंटा ही है ना, या ज़्यादा समय है? नहीं है, उतना ही समय है ना। हमारे पास भी 24 घंटा है, लेकिन मोदी 24 घंटे में कितना काम करता है और हम 24 घंटे में कुछ कर पाते हैं? क्योंकि हम क्या नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है। उसका रेगुलेटेड है। कैसा रेगुलेटेड है कि अगर उसने टाइम डिसाइड किया है कि मैं खाना 15 मिनट में खाऊंगा, तो वो 15 मिनट में ही खाएगा खाना, इससे ज़्यादा समय नहीं लगाएगा।
नहीं लगाएगा, वो 15 मिनट में ही खाना खाएगा। हम खाना कब खाते हैं? पहले तो आधा घंटा माँ चिल्लाती है, खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ। अब बताओ, अभी आप पढ़ाई करने बैठे हो, पीछे से कोई चिल्ला रहा है खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ, आपकी पढ़ाई ठीक से हो रही है? हो रही है ठीक से? नहीं हो रही है ना। टू वे प्रैक्टिकल, हो रही है कि ठीक से? नहीं हो रही। तो खाने का समय था ना आपका। अगर आप 10 माँ ने एक बार बोला कि खाना खा ले, समय हो गया, 1 बज गया, लंच का समय हो गया, आप उठ के 15 मिनट में खाना खा लेते थे, फिर से वो आधा घंटा चिल्लाती थी? नहीं चिल्लाती थी। क्योंकि वो चिल्ला क्यों रही है? क्योंकि उसका टाइम टेबल आप खराब कर रहे हो। किसका टाइम टेबल खराब कर रहे हो? माँ का टाइम टेबल आप खराब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका भी अपना टाइम टेबल है ना, कि भाई ये लोग इतने समय तक खाना खाना चाहिए, फिर मैं बर्तन सब मांज दूंगी, सब किचन साफ करूंगी। तो उसका भी अपना प्लानिंग है या नहीं है? उसका अपना प्लानिंग है माँ का, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उस प्लानिंग को खराब बिगाड़ रहे हो, इसलिए वो चिल्ला रही है। और फिर उससे वजह से किसका जीवन बिगड़ रहा है? आपका टाइम खराब हो रहा है। तो ये इर्रेगुलेशन होता है। मोदी का ऐसा है क्या? नहीं है। उसका अगर 1 बजे वो लंच लेगा तो वो 1 बजे जाके क्या लेगा? लंच लेगा ही लेगा। 1 से 1:15 लंच लेगा। अगर उसने किसी को डेडलाइन दे दिया कि मैं आपको 1:25 पे मिलूंगा, तो वो 1:25 पे मिलेगा ही मिलेगा उस व्यक्ति को। मिलेगा ना उस व्यक्ति को? मिलेगा ही मिलेगा उस व्यक्ति को। हम क्या है, किसी को टाइम दे दिया कि भाई मैं तुम्हें आके 5 बजे मिलूंगा। अच्छा 4:30 बजे है ना, थोड़ा सो लेता हूँ। अच्छा सो गया, अलार्म 5 का लगाया, 5:15 हो गया, ठीक है। ये कौन सा प्राइम मिनिस्टर लग के गया कि इसको 5 बजे मुझे जाके मिलना है? वैसे ही काम किसका है? उसका काम है। मैं क्यों अपना टाइम टेबल उसके हिसाब से चलो? नहीं। लेकिन ये अपने आप को हम इरेगुलेटेड कर रहे हैं। वी हैव टू रेगुलेट आवर सेल्फ। मंगल आरती वगैरह सुबह उठने के लिए प्रभात ने क्यों बोला है? क्योंकि रेगुलेट करो तुम अपने आप को। जब तक रेगुलेट नहीं करोगे, आपके इंद्रिय डिमांड करते ही रहेंगे। अच्छा खाना है तो खाना तो पड़ेगा ही ना, भूखे तो नहीं रह सकते। लेकिन फिर इंद्रिया तो उससे क्या हो जाएगी? मन पुष्ट, मन को क्या कर रही हैं? सप्लाई करने के बराबर है। लेकिन फिर उसको रेगुलेट करो ना। देखो रेगुलेशन का एक अलग तरीका एक बोल सकते हैं, युक्ताहार विहारस्य भगवान जहाँ कह रहे हैं। एक है कि मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मोटा बन जाऊंगा ना। शुगर खाऊंगा तो डायबिटीज़ हो जाएगा, लेकिन शुगर छोड़ दूंगा तो भी नहीं चलेगा। शुगर आवश्यक भी है बॉडी को। तो फिर क्या करो? इसको रेगुलेट करो। जितना जीवन जीवित रखने के लिए, ये शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए आवश्यक है, उतना ही क्या करना चाहिए? मुझे भोजन ग्रहण करना चाहिए। उससे ज़्यादा भोजन क्या है मेरे लिए? हानिकारक है, ठीक नहीं है। मुझे रेगुलेटेड करना चाहिए। वैसे ही हमारी हैबिट हमें रेगुलेटेड करनी पड़ेगी। आपको दिन का टाइम टेबल होना चाहिए। जब तक ये दिन का टाइम टेबल आपने बना दिया है, लेकिन उसको फिर क्या करना पड़ेगा? फॉलो भी करना पड़ेगा। उसको कल्टिवेटेड करना है ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसको अगर जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, तब तक मन कंट्रोल में नहीं रहने वाला। आप 1000 टिप्स किसके पास भी लेके आओ, लेकिन मन कंट्रोल नहीं कर सकते हो जब तक आप अपने आप को रेगुलेटेड नहीं कर सकते, है ना। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम। फिर से जीवा के पास आ गए। खाने की हैबिट रेगुलेटेड होनी चाहिए ना। खाने की हैबिट रेगुलेटेड कैसे होनी चाहिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्वीट रात को नहीं खाना चाहिए, पता है आप लोगों को ना। स्वीट रात को नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचारी रात को स्वीट नहीं खाते। स्वीट रात में खाने से हमारी स्वीट क्या करता है बॉडी में जाने के बाद? हाँ, स्वीट बॉडी को हीट करता है, गर्मी बढ़ाता है शरीर में ना। गर्मी बढ़ाता है स्वीट खाने से, बॉडी में गर्मी बढ़ती है। अच्छा वो गर्मी जो रजोगुनी व्यक्ति है, हम तो सत्वगुण में तो है नहीं। सत्वगुणी व्यक्ति की गर्मी अगर बॉडी की बढ़ जाती है तो वो क्या करेगा? उसकी नींद कम होगी, वो पढ़ाई करेगा, सत्वगुणी कार्य करेगा। रजोगुणी व्यक्ति रजोगुणी कार्य करेगा, बराबर है ना। हीट बढ़ने से हमारा रजोगुणी कार्य होगा। तो हमारे रजोगुणी कार्य मतलब इंद्रिय तृप्ति की ओर ज़्यादा ध्यान है, तो फिर क्या करेंगे? इंद्रिय तृप्ति की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इसलिए हमें आहार के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा नहीं खाना चाहिए ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसका क्या होना चाहिए? रेगुलेटेड होना चाहिए। रेगुलेटेड इज़ लाइक, ऐसा नहीं है कि पनीर की सब्ज़ी है तो 4 कटोरी खा लिया, और करेले की सब्ज़ी है तो आधा कटोरी खा लिया, या बोल दिया कि आज तो भूख नहीं है मुझे, करेला बना है। ऐसा नहीं है। इसको रेगुलेटेड हैबिट नहीं कहते हैं। रेगुलेटेड हैबिट उन लोगों का, मैंने देखा है लोगों को
रेगुलेशन में, उनके हैबिट में। अगर उसको जितना उसको अगर एक कटोरी सब्जी खानी है तो वो चाहे पनीर की हो चाहे करेले की हो, क्या करेगा वो? उतना ही खाएगा। उसने डिसाइड किया कि मुझे स्वीट खाना है लेकिन मैं एक ही गुलाब जाम खाऊंगा, फिर वो गुलाब जाम अनलिमिटेड भी क्यों ना सर्व होते हो, वो कितना खाएगा? एक ही खाएगा वो। यह रेगुलेटेड हैबिट है। फिर उनका मन भी उनके कंट्रोल में रहता है, क्योंकि उनके आहार कैसा है? रेगुलेटेड है। हमारा आहार रेगुलेटेड कर रहे हैं हम लोग? कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। हम आहार को रेगुलेटेड नहीं कर रहे हैं, और आहार को रेगुलेटेड ही नहीं करेंगे तो मन कहाँ से कंट्रोल में आएगा? मन नहीं कंट्रोल में आता है। जनरली ऐसा कहा गया है, तो पहले इसको समझ खत्म करते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोधो वेगम जीवा। जीवा मतलब आहार से संबंधित हर चीज़ आ गई, और ये हमारे मन को सप्लाई करती है। आप किस तरीके से आहार लेते हो उस तरीके से आपका मन दौड़ेगा। आप सत्वगुणी आहार ले लो, आपका गुड डॉग स्ट्रांग होगा, बुद्धि तल्लग्न हो जाएगी। आप रजोगुणी आहार लोगे तो आपका क्या हो जाएगा? बैड डॉग शक्तिशाली होगा। आप बोले कहाँ पे लिखा है? ये भगवद गीता कहती है। भगवद गीता 17 चैप्टर आहार के ऊपर कहता है। उसमें लिखा गया है आहार को भी 3 भागों में विभाजित किया है, सत्व रजस तमस, 3 भागों में आहार को विभाजित किया है। और सत्व रज तम गुण में आहार को विभाजित कर दे। अगर सत्वगुणी आहार ले रहे हैं उसका मन कंट्रोल में रहेगा, रजगुणी और तमगुणी आहार वाले का मन कंट्रोल में नहीं रहता। और हम प्रायः रज या तमस आहार लेने का प्रयास करते हैं नहीं करते? हम बोले रोज हम तो नॉनवेज नहीं खाते, सब भक्त हैं हम लोग। ठीक है, नॉनवेज तो तमोगुणी आहार है, लेकिन रजोगुणी आहार तो खाते हैं नहीं खाते ना? पिज़्ज़ा सतोगुणी आहार है? नहीं। सतोगुणी है क्या? नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या आ गया? जो भी फर्मेंट किया मतलब सत्वगुण चला गया उसमें से। फर्मेंटेड है ना चीज़, जो है वो फर्मेंटेड है, और ज़्यादा क्या डलता है उसमें? चीज़ ही डलता है, तो फर्मेंटेड है। तमोगुणी आहार है वो। सत्वगुणी है क्या? नहीं यार। सत्वगुणी क्या होता है? ग्रीन वेजिटेबल, लौकी, सब्जियाँ, ये क्या है? सब सत्वगुणी है। लेकिन ये सब हमें पसंद नहीं है। है पसंद? नहीं पसंद। चाइनीज फूड चाहिए, चाहे नहीं चाहिए? चाइनीज फूड चाहिए। सत्वगुणी आहार है ये? सत्वगुणी आहार नहीं है ये भी रजोगुणी आहार है। तो फिर हम कहाँ कंट्रोल कर रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं रूप गोस्वामी, मन को कंट्रोल करने के लिए जीवा वेगम, जीवा के वेग को रोको। भले ही चाइनीज़, अब बोले फिर क्या प्रभु जी चाइनीज़ छोड़ दें हम खाना? छोड़ो मत, क्या करो उसको? रेगुलेटेड करो। रेगुलेटेड करने का मतलब होता है कि मैं 15 दिन में एक बार चाइनीज़ फूड खाऊंगा, तो एक ही बार खाओ उसको 2 बार मत खाओ। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में, पूना में, मैं ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहा हूँ, तो पूना में हमारा रेगुलेटेड कंसेप्ट है। रेगुलेटेड इन द सेंस कि ब्रह्मचारियों के लिए स्वीट हफ्ते में एक ही बार बनेगा, सेकंड टाइम नहीं बनेगा। फिर चाहे फेस्टिवल आ जाए, कुछ भी हो जाए, स्वीट वंस इन अ वीक। ये क्या है? मना किया क्या स्वीट खाने के लिए? नहीं किया, लेकिन कब खाना है? वंस इन अ वीक मिलेगा, रोज़ नहीं मिलेगा, वंस इन अ वीक स्वीट मिलेगा। तो ये क्या है? रेगुलेशन है ना। तो वैसे ही आहार में हमारे शुद्धता के साथ साथ उसका रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमें सत्वगुणी आहार खाना चाहिए। सत्वगुणी आहार जैसे स्वामीनारायण वाले हैं, वो लोग बोलते हैं, वो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन वो लोग मशरूम बहुत खाते हैं। भाई मशरूम सत्वगुणी आहार है क्या? नहीं है, तमोगुणी आहार है मशरूम। सत्वगुणी आहार क्या है? ग्रीन वेजिटेबल सत्वगुण में आती है। जितनी सारी सब्जियां हैं ना, चाहे लौकी हो, भिंडी हो, बैंगन हो, और भी कई सारी सब्जियां आती है, ये सब्जियां क्या है? सबकी सब सत्वगुणी सब्जियां हैं, ये सत्वगुणी आहार है। तो हमें ये कल्टीवेट करना चाहिए, ऐसा ही आहार ग्रहण करना चाहिए। लेकिन हम प्रायः क्या देखते हैं? फास्ट फूड खाते हैं, चिप्स खाते हैं, और क्या वो ड्रिंक, जो बबल वाटर जो है ना, जितना भी बबल वाटर, फिर चाहे स्प्राइट हो या आमका फलाना ढिमका, उसमें क्या क्या आता है आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें आजकल आती हैं। तो ये सब है, ये सब क्या सत्वगुणी आहार है ना? ये कोई सत्वगुणी आहार नहीं है। तो क्या इसको छोड़ दे? छोड़ो मत, लेकिन इसको क्या करो? रेगुलेटेड करो। इसको एक पर्टिकुलर टाइम है, उसी समय में उसका ग्रहण करो, या उतना ही ग्रहण करो, उससे वो रेगुलेटेड हो जाएगा। आहार शुद्ध सत्व शुद्ध है। अगर आपका आहार शुद्ध है तो आपका सत्व गुण बढ़ता जाएगा।
अगर आपका आहार शुद्ध नहीं है तो सत्वगुण घटता जाएगा। फिर और रेगुलेटेड ईटिंग हैबिट्स रेगुलेटेड करना ज़रूरी है। हैबिट्स इट्स लाइक हम खड़े होके भी खा लेते हैं, खाते नहीं खाते, चलते चलते खा लेते हैं, खाते नहीं खाते, ये ठीक नहीं है। आपका मन कभी कंट्रोल में नहीं आएगा उससे। मन को अगर आपको कंट्रोल में करना है तो आहार की हैबिट में भाई मैं एक जगह बैठ के ही ग्रहण करूँगा, बस चल के नहीं खाऊंगा, बैठ के खाऊंगा। जो भी खाना है ना बैठ के खाऊंगा, एक ही समय खाऊंगा। चाहे मुझे चिप्स खाना हो, चाहे समोसा खाना हो, चाहे अन्य चीज़ें खानी हो, मैं कब खाऊंगा? अगर मुझे लंच में दे दो मैं लंच के समय खाऊंगा, अन्य समय में नहीं खाऊंगा। ये युक्त कहते हैं इसको। मैं कई सारे भक्तों को दिखाऊं, वो भक्त को अगर कुछ भी बोलो ना, प्रभु जी ये मैं वृंदावन से आया, ये ले लो वृंदावन का प्रसाद, उसको दे दिया ना, वो उसको लेगा, प्रणाम करेगा और रख देगा उसको। अच्छा उसको नहीं चाहिएगा, चाहिए, लेकिन वो कब खाएगा? बोलेगा मैंने अभी ब्रेकफास्ट ले लिया प्रभु जी, अभी मैं लंच में इसको खाऊंगा। तो उसने त्यागा का? नहीं त्यागा, लेकिन वो क्या है? अपने हैबिट में रेगुलेटेड है। उसको जब लंच में खाना है ना, तो उसको सुबह से जितने लोगों ने प्रसाद दिया वो, और उसका जो भी लंच है, राइस दाल सब्जी चपाती जो भी है, वो सब वो उस समय खाएगा। जो रेगुलेटेड है। एक ब्रह्मचारी पुणे में है, मैं देखता हूँ उनको, उससे आप उसका नंबर मांगो, वो नंबर देंगे, लेकिन वो बोलेंगे नो कॉल्स, ओनली SMS। नंबर देंगे लेकिन क्या बोलेंगे? कॉल मत करो मुझे, ओनली SMS। मैंने उनको एक बार पूछा कि ऐसा क्यों? बोले कॉल के ऊपर लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, SMS पे जितना आवश्यक है उतना ही लिखेगा ना। जैसे अगर आप किसी को फ़ोन करके आप बोलो उससे आपको फिजिक्स की बुक चाहिए, नोटबुक चाहिए ना, SMS के ऊपर आप उतना ही बोलोगे ना, डू यू कैन आई गेट योर फिजिक्स नोटबुक टुमारो, इतना ही लिख के भेजोगे। अच्छा फ़ोन करोगे तो अच्छा क्या है, क्या हाल चल रहा है, कैसा है, वो पहले 2 मिनट बोलोगे, फिर बोलेगा अरे तेरा फिजिक्स का पढ़ाई कैसे चल रहा है, सुना तेरी नोटबुक बड़ी अच्छी है, मिलेगी क्या मुझे? हो गया ना लंबा चौड़ा डिस्कशन। वो बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए, सिर्फ क्या करो, मुझे SMS करो और मैं SMS पे ही आपको आंसर दूंगा। उससे ज़्यादा नहीं है फ़ोन, बोले उसी के लिए है, इसलिए वो कॉल ही उठाता ही नहीं किसी का। मैंने बहुत बार ट्राई किया उसको कॉल करके, ही नेवर टेक्स द कॉल। उसको SMS करो, वो उसके अंदर भी वो रेगुलेटेड है। वो बोला मैं SMS मेरा देखने का टाइम है, मैं हर 2 घंटे के बाद फ़ोन के मैसेज देखता हूँ। रेगुलर नहीं कि बैठा है फ़ोन लेके, SMS आया क्या टाइप कर द वो व्हाट्सअप चैटिंग हो गया फिर तो वो नहीं करता। वो क्या करता है, उसको रेगुलेटेड करके रखा है। उसने रेगुलेटेड किया है कि वो टाइम है 2 घंटे में, वही 5 मिनट में वो सबके आंसर कर देगा और फिर से मोबाइल बंद कर देगा। सो अगर ऐसा जीवन हम जिएंगे तो क्यों मन कंट्रोल में नहीं रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा ना। लेकिन हम मन कंट्रोल में कैसे करना चाहते हैं? मैं मेरे हिसाब से जीऊँ और मुझे क्या होना चाहिए? मन कंट्रोल में रहना चाहिए। कभी मन ऐसा कंट्रोल में रहेगा? मैं मच्छरों के बीच रहूँगा लेकिन मुझे बीमारी नहीं होनी चाहिए, कभी ऐसा होगा? नहीं होगा। अगर आपको बीमारी से बाहर निकलना है, बीमार नहीं गिरना है, तो उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। तो वैसे ही वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये पेट है ना, इसका भी एक वेग है अपना, उदर का अपना वेग है, उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। आप बोलोगे उदर का क्या वेग होता है प्रभु जी? उदर का भी वेग होता है ना, क्रेविंग फॉर द फूड्स, उदर का वेग है ना, उदर का वेग रहता है, अपना वेग है उदर का। उदर के अंदर आपको हर समय में आपके उम्र के अनुसार उतना क्वांटिटी फूड ग्रहण करना चाहिए, उससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खाना चाहिए। ये उदर का अपना वेग है ना, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होनी चाहिए, उतना ही खाना चाहिए ना, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अन उपस्थ वेगम, जनेंद्रियों का भी अपना वेग है, लेकिन उनका अपना समय भी है उस वेग को कंप्लीट करने का। उसके पहले उसके ओर ध्यान देना चाहिए? नहीं देना चाहिए ना। युक्त मतलब एवरीथिंग शुड बी ऑन हिज टाइम, हर चीज़ होनी चाहिए और हर चीज़ का अपना समय होना चाहिए, उस समय भी वो चीज़ होनी चाहिए ना। तो जनेंद्रियों का अपना समय है ना, उस समय में ही उनके बारे में सोचना है, उसके पहले सोच के कुछ काम का है क्या? नहीं है। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, हम किसी भी समय में कोई भी चीज़ के बारे में सोचते हैं ना,
और लोग बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे कि बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, ये करना चाहिए। अरे बड़े बड़े सपने ना, बोलते अमीर बनने के सपने देखोगे तो तुम अमीर बन पाओगे। अरे अमीर बनने का सपना देखने से वो अमीर बन पाएगा, लेकिन वो अमीर बनने का सपना वो समय में देखे वो ठीक है। वो बचपन में अमीर बनने का सपना नहीं देखना चाहिए उसको। बचपन में उसको किस चीज़ का सपना देखना चाहिए? नॉलेज का सपना देखना चाहिए। तो अगर अमीर बनने के सपने देखने से कोई अमीर बनता था, और वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि देखो ये बचपन में इसने सोचा था कि मैं क्या बनूंगा, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनूंगा, ये प्रेसिडेंट बन गया। तो आप बोलो बचपन में कौन सोचता है कि मैं गरीब बनूँ करके? सभी लोग अमीर बनने के बारे में ही सपने देखते हैं ना। कितने लोग अमीर बनते हैं? बनता है कोई? नहीं बनता है। कोई भी स्टोरी जो होती है, उस स्टोरी में जो खास करके लड़कियों को सुनाई जाती है, उसमें हमेशा राजकुमारी घोड़े पे बैठ के आता है ना, या कोई गरीब व्यक्ति आता है। कितने लड़कियों को राजकुमार मिलता है? सपने तो उसने भी देखे थे भाई, राजकुमार की ही स्टोरियाँ पढ़ी उसने, गरीब की कोई स्टोरी पढ़ी क्या उसने? तो दिस ऑल आर जस्ट फालतू की बातें, कुछ काम की बातें नहीं है ना। हर समय में सपनों का भी समय होना चाहिए। बच्चे ने अमीर बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। उसने नॉलेज, उसका काम क्या है? अभी विद्या अर्जन करना है उसको। उसका धन कमाना उसका कार्य है क्या? नहीं है। जब काम होगा धन कमाने का तब कमा ले, लेकिन अभी विद्यार्जन उसका कार्य है। उसको विद्या के बारे में सोचना चाहिए, विद्यार्जन करना चाहिए। यह यहाँ पे बैठा है इंजीनियर और सोच रहा है कि मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, नेक्स्ट ईयर पास आउट हो जाऊँगा, फिर मुझे 2 लाख का जॉब लग जाएगा, फिर मैं ये गाड़ी खरीदूँगा, क्या बढ़िया बाइक दिख रही है, और वो बाइक के फ़ोटो डाउनलोड कर रहा है। क्या सपने देख रहा है ये? बाइक के। वो बाइक कभी खरीद पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने विद्यार्जन नहीं किया है। वो तो पास ही नहीं होने वाला इंजीनियरिंग, तो बाइक कहाँ से खरीदेगा? तो गलत समय में गलत काम कर रहे हैं ना, इसलिए इसको युक्ता नहीं कहा गया है। भगवान बोलते हैं एवरीथिंग शुड बी ऑन टाइम। जैसे विद्यार्थी के बारे में चाणक्य पंडित कहते हैं, 5 लक्षण बताते हैं विद्यार्थी के, बराबर है ना। 5 लक्षण चाणक्य पंडित बताते हैं। काकक स्नानम, बकक दानम, स्नान नेत्रा, अल्पाहारी, ग्रह त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षणम। विद्यार्थी को काकक स्नान होना चाहिए, उसने समय नहीं बिताना चाहिए स्नान करने के लिए। लेकिन हमारा मन क्यों नहीं हमारा नियंत्रण में? क्योंकि हम अलग जगह पे समय बिता रहे हैं ना। विद्यार्थी का कार्य नहीं है कि वो अपने बॉडी पे 50 प्रकार के लोशन लगा के सोचेगा कि मेरी स्किन अच्छी दिखे वगैरह। ये विद्यार्थी का काम है। काकक स्नानम, कौवे को स्नान करते हुए देखा है? थोड़ा सा पानी इधर उधर उड़ा लेता है, खत्म हो गया उसका स्नान, हो गया है ना। काकक स्नान। बकक ध्यानम, बगुला पानी में तैर नहीं सकता, पता है आपको? बतख पानी में तैरता है, बगुला नहीं तैरता पानी में। बकक बोला है खास करके। वैसे तो कई सारे पंछी हैं जो पानी में अंदर तैर सकते हैं, पानी के अंदर डाइव भी कर सकते हैं, होते हैं ना बहुत सारे पंछी, लेकिन उसकी बात नहीं कही है, बगुले की कही है पर्टिकुलरली। वो पानी में नहीं तैर सकता है, वो सिर्फ पानी के किनारे खड़ा रहता है पानी में, लेकिन उसके बाद भी वो फिशिंग करता है, क्योंकि उसका ध्यान कैसा है? पिंग पॉइंट अटेंशन है, उसका अटेंशन पूरा सॉलिड है, उसका यहाँ वहाँ नहीं जा रहा है उसका अटेंशन। इसलिए उसको क्या कहा है? बकक ध्यानम, बगुले का तो उसका ध्यान है, वो यहाँ वहाँ नहीं भटक रहा है, उसका पूरा पिंग पॉइंट अटेंशन है। काकक स्नानम, बकक ध्यानम, श्वान निद्राह। कुत्ते को खराटे मारते हुए देखा है? देखा? किसी ने कुत्ता है किसी के घर में? आपके घर में है। आपने कुत्ते को सोते हुए देखा? अब रात में उठो, लाइट लगाओ, कुत्ता जग जाएगा, देखा है ना? दरवाज़ा खोलो, कुत्ता जगा हुआ है। कभी भी देखा है कुत्ते को ना कि आप दरवाज़ा खोल के अंदर आए और कुत्ता क्या है ना, पैर फैला के खर्राटे मार रहा है? कभी होता है ऐसा? नहीं। आप दरवाज़ा खोलो, देखो कुत्ता मुंडी ऊपर करके देखेगा क्या है, भले वो हिले ना वो जगह से, लेकिन मुंडी ऊपर करके देखेगा। लाइट लगाई तो तुरंत कुत्ता देखेगा इधर उधर। ये क्या है? श्वान निद्रा। हमारे विद्यार्थी कितना घंटा सोते हैं? 20 घंटा, 15 घंटा, 12 घंटा ये विद्यार्थी सोता है। वो कैसे विद्यार्जन करेगा? कहाँ से उसका मन कंट्रोल में रहेगा? नहीं रहेगा। उसमें भी रेगुलेटेड होना चाहिए ना। नहीं प्रभु जी कुछ करने के लिए नहीं इसलिए मैं सो गया। अरे कुछ करने के लिए नहीं है तो कुछ ढूंढो, क्यों नहीं है करने के लिए उसके बारे में सोचो। सो मत तुम ना। तुम्हें एक ग्रोन अप बॉडी के लिए 6-7 घंटे की नींद आवे ज़रूरी है, ऐसा नहीं नींद ज़रूरी नहीं, लेकिन युक्त 6-7 घंटा है ना, उतना सो लो, उससे ज़्यादा मत सो जाओ। उससे ज़्यादा सोओगे तो आपका मन आपको डिस्टर्ब करेगा। काकक स्नानम, बकक दानम, श्वान निद्रा, अल्पहारी। विद्यार्थी कैसा होना चाहिए?
अल्पाहारी स्किनी होना चाहिए विद्यार्थी के, ऐसा यहाँ वहाँ से बम्पी जम्पी नहीं होना चाहिए विद्यार्थी, वो विद्यार्थी नहीं है। विद्यार्थी अल्पाहारी, शरीर और मन को एक साथ, शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए जितने आवश्यक है ना उतना ही भोजन विद्यार्थी ने करना चाहिए ना। विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, कॉलेज में बैठा है, वो क्या कर रहा है, चिप्स खा रहा है और सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है, फिर अन्य क्या क्या फिंगर चिप्स वगैरह क्या क्या आते हैं सब विद्यार्थी बैठ के खा रहा है। वो विद्यार्थी नहीं है, वो युक्त नहीं है, उसका हैबिट, ईटिंग हैबिट रेगुलेटेड नहीं है। जब यह नहीं है कि फिंगर चिप्स मत खाओ, लेकिन वो क्या है, वो उस समय खाओ जब आपका खाने का समय है, अन्य समय में मत खाओ। जितने सारे बड़े हैं वो लोग अन्य समय में खाते हैं, नहीं खाते, इसलिए वो लोग ज़्यादा काम कर पाते हैं, वेस्ट नहीं करते वो अपने समय को ना। तो उसका जब समय है तब आप उसको ग्रहण करो, तब आप उसको खा लो। और फिर ग्रह त्यागी, एक्सक्यूज मी, ग्रह त्यागी होना चाहिए विद्यार्थी। ग्रह त्याग के ब्रह्मचारी बनो ऐसा नहीं कहा गया है, हाँ, लेकिन ग्रह त्याग का मतलब होता है कि अगर आपको मन को कंट्रोल में रखना है ना, तो आपको फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं होना चाहिए। भाभी के बहन का बर्थडे आपको नहीं अटेंड करना है, वो भाभी का काम है अटेंड करना, या भैया जाएगा, आपका काम है अटेंड करना नहीं है। उसका बर्थडे हो, सगाई हो, शादी हो, आपको क्या लेना देना है उससे। अब आपके जीवन पे फोकस रहो ना, तो आपका मन नियंत्रण में है ना, नहीं तो मन काहेगा नियंत्रण में है, और कैसे रहेगा, है ना। इसकी बर्थडे की पार्टी, फ्रेंड की बर्थडे की पार्टी में भी लोग पहुंच जाते हैं, पहुँचते हैं ना, जिसको पहचानते नहीं हैं, लेकिन इसने बोला क्या कर रहा है, चल मेरे दोस्त की पार्टी है, फ्री में क्या मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, ये निकल गया उसके साथ। होता है नहीं होता है ऐसा, ऐसा ही होता है ना। तो ग्रह त्याग होता है इसको नहीं, विद्यार्थी ग्रह त्यागी होना चाहिए। घर की चीज़ों में उसको आसक्ति नहीं होनी चाहिए, जिनका कार्य है उसको वो करना चाहिए। जब तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम करो ना। किसकी शादी अटेंड करना, आपके घर में कार्ड आया, बुलाया, मतलब किसको बुलाया, आपको बुलाया, आपके पिता को बुलाया। कार्ड किसके लिए आया था घर में, शादी का पिता के लिए आया था। तो शादी में जाना किसका काम है, पिता का काम है ना। आप क्यों जा रहे हो उसके शादी में, उनको बुलाया, वो जाए, है ना। वो तो सही भी लगेगा, लेकिन हम उधर पहुंच जाते हैं, तो ये हम कार्य नहीं कर रहे ठीक से, तो वो युक्त नहीं हो रहा है, तो मन कभी भी हमारा कंट्रोल में नहीं रहेगा। अच्छा, ये करने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली यही चीज़ें करनी पड़ेगी। क्योंकि 3 स्टेप देखी थी ना हमने वामन देव की, क्या क्या देखा था, एक नॉलेज, कल्टिवेट, केयर। हमें ये सब सिर्फ सुन के नहीं, बल्कि मन को कंट्रोल में करने के लिए इसका केयर करना पड़ेगा, रेगुलर इसके बारे में सोचना पड़ेगा, तभी हमारा मन नियंत्रण में रहेगा। अगर हम इसको रेगुलर नहीं सोचेंगे तो मन नियंत्रण में, भूल जाओ, मन नियंत्रण में नहीं रहने वाला है। मन यहाँ वहाँ ही दौड़ेगा, दौड़ेगा ही दौड़ेगा यहाँ वहाँ। तो इसलिए मन बहुत बड़ा शत्रु है, छोटा शत्रु नहीं है। क्या है, बहुत बड़ा शत्रु है, लेकिन वो बड़े शत्रु को मारने के लिए सच में प्लान करना पड़ता है। और आप एक दिन के प्लान से बड़ा शत्रु नहीं मारा जाता है। अब बोलोगे प्रभु जी अभी हमने माइंड मैनेजमेंट के लेक्चर सुन लिए, फिर भी मेरा मन के ऊपर कोई परिणाम नहीं हो रहा है। अरे नहीं होगा परिणाम, नहीं होगा परिणाम। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बड़े शत्रु को मारने के लिए समय लगता है, और मन तो उससे बड़ा, बहुत बड़ा शत्रु है, वो एक दिन में मारा नहीं जाता है। मन को मारने के लिए यू रिक्वायर्ड रेगुलर प्रैक्टिस, आपको ना मंथ्स ईयर्स टुगेदर करनी पड़ेगी, तब जाके मन कंट्रोल में आएगा। एक दिन में मन किसी का कंट्रोल में नहीं आया है। अगर कोई बोल रहा है ना, तो व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि मैंने कल टिप्स सुन लिया और मैं प्रैक्टिस किया 1 हफ्ता और अभी मेरा मन कंट्रोल में आया, झूठ बोल रहा है वो व्यक्ति, कभी सच नहीं हो सकता। तो मन को कंट्रोल में लाने के लिए ईयर आफ्टर ईयर सबको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब कुछ चीज़ों से आप मन को हटा दोगे। सब चीज़ों से हटेगा ऐसा भी नहीं है, कुछ चीज़ों से आप हटा सकते हो मन को, कुछ चीज़ों में फिर भी लगा रहेगा, उसमें हटाने में और समय लगेगा। ईयर आफ्टर ईयर्स की प्रैक्टिस है। हम सोचते हैं कि बस 2-3 साल में नहीं, मैं 2 दिन कर लिया, 2 दिन के बाद भी मेरा मन यहाँ वहाँ भटक, अरे भटकेगा ही, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ है उसको। जैसे डॉक्टर की दवाई ले लो, आज दवाई ले लिए तो बुखार नहीं ठीक होने वाला, तो 3-4 दिन दवाई लेने के बाद फिर एक दिन अचानक से बुखार गायब हो जाएगा, तुरंत नहीं गायब होने वाला है। वैसे ही ये बड़ी बीमारी है, माइंड
भटकना एक बड़ी बीमारी है, 1 और 2 दिन में नहीं होने वाला है वो ठीक। उसको ठीक होने के लिए भी समय लेना पड़ेगा, और वो समय आपको देना पड़ेगा। और तब तक आपको यही उपाय करने पड़ेंगे कि आपको आपके इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। रेगुलरली इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखते रहोगे, तब फिर एक दिन आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। फिर आपके हिसाब से मन चलेगा, तब तक आपके हिसाब से नहीं चलेगा। हरे कृष्णा। क्या कोई प्रश्न है? जी यश प्रभु। वो 3 पग जस्ट मैंने बोल दिया, जस्ट 3 स्टेप फॉर्मूला है। तो 3 स्टेप वामन देव ने 3 स्टेप में ट्रीटमेंट किया था बलि का। बलि एक बड़ा शत्रु था, तो उनको 3 स्टेप में उन्होंने किया था उसका ट्रीटमेंट। तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला हर जगह आता है। जैसे मैंने अभी क्या बोला, नॉलेज, कल्टिवेट, केयर। अभी प्रीचिंग में यही बोला जाता है, कॉन्टैक्ट, कल्टिवेट, केयर। प्रीचिंग में कॉन्टैक्ट करना पड़ता है व्यक्ति के साथ, फिर उसको कल्टिवेट करो, धीरे धीरे प्रोग्राम बुलाओ, और फिर प्रोग्राम वो आने लगे तो उसकी क्या करो, केयर करो। तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला, दैट्स व्हाई आई सेड दिस वामन देव नेम। अन्य कोई चीज़ नहीं है, जस्ट 3 स्टेप फॉर्मूला है। आपको ये 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। ये ब्रो, पहले कुर्मा आया। कौन? अच्छा, कुर्मा अवतार है नरसिंह। तो पहले जो है वो नरसिंह बने, उसके बाद कुर्मा अवतार हुआ है भगवान का। हाँ, सीक्वेंस में पहले नरसिंह अवतार है, बाद में कुर्मा अवतार है। अभी आपको ये क्वेश्चन है तो ये सीक्वेंस, फिर आप और कोई चीज़ बताओगे कि ये तो पहले हुआ था फिर ये बाद में हो रहा है वगैरह वगैरह। तो टू बी फ्रैंक कि ये 2 जो है वो अलग अलग मनवंतर की कथा। तो पहले डेफिनेटली नरसिंह अवतार आए जिन्होंने महाराज हिरण्यकशिपु का वध किया। फिर हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए कौन? बलि। हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद महाराज पुत्र हुए, प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए, और उनके जो पोते हैं वो है बलि महाराज। और बलि महाराज प्रकट थे या उपस्थित थे समुद्र मंथन, जो राक्षस थे ना, उनके नेता थे बलि महाराज। बलि महाराज को फिर जो समुद्र मंथन हुआ है वो बलि महाराज के समय हुआ है। और उसी समय में भगवान ने 3 अवतार धारण किए। उसमें से प्रथम अवतार धारण किए कूर्मा अवतार। फिर भगवान प्रकट हो गए थे मोहिनी रूप में, जिन्होंने अमृत पिलाया सबको। और उस तरह ही भगवान प्रकट हुए थे धन्वंतरी रूप में, जो अमृत कलश और अन्य वेद आदि लेके आए थे, चिकित्सा ज्ञान जो लेके आए थे, वो धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे उसी समय। तो इसलिए पहले नरसिंह अवतार आए, फिर कुर्मा अवतार आए। लेकिन जब सीक्वेंस बोला जाता है तो सीक्वेंस में कुर्मों को पहला बोला जाता है ना। पहले मत्स्य बोला जाएगा, फिर कुर्मा अवतार बोला जाएगा, फिर वराह अवतार बोला जाएगा, फिर नरसिंह अवतार बोला जाएगा। लेकिन वैसा नहीं है। इसलिए नरसिंह लीला श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद में है। सॉरी, हाँ, 7वें स्कंद में है। 4th स्कंद से चालू होते हैं, प्रहलाद महाराज के 7वें स्कंद में आता है। और जो समुद्र मंथन 8वें स्कंद में जाता है। 8वें स्कंद में समुद्र मंथन आता है, वो बाद में हुआ है। जो और किसको कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक और एनी अदर स्पिरिचुअल इंक्वायरीज? देखो, बेसिकली क्या है ना, वहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ है। ओवरलैपिंग कंसेप्ट तो आप समझते हैं। वहाँ पे अवतारों का ओवरलैपिंग हुआ है। वराह बेसिकली अलग अलग तरीके से भगवान ने 2 बार वराह का अवतार धारण किया है। एक नील वराह है, एक श्वेत वराह है, या श्वेत वराह और रक्त वराह भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये 2 अलग वराह है।
दो अलग समय में प्रकट हुए हैं, लेकिन जब वराह बता गया तो दोनों का एक साथ बताया गया, तो बहुत बार कथा में क्या हो गया, उसका ओवरलैप हो गया। ये मोदी के समय में हुआ, लेकिन मोदी के फर्स्ट, मोदी सेकंड, 2 बार गवर्नमेंट है ना मोदी की। अभी मोदी का सेकंड इनिंग चल रहा है, फर्स्ट इनिंग है, बराबर है, सेकंड इनिंग। अगर 24 में आ गया तो थर्ड इनिंग, नेक्स्ट ईयर अगर मोस्टली आने का चांसेस आई डोंट नो है उनके ज़्यादा, तो थर्ड इनिंग होगी उनकी, बराबर है। अभी हम बोलेंगे यार ये तो मोदी के समय में हुआ, उतना ही बोलेंगे ना। कोई भी चीज़ बोलेंगे तो कब हुआ, ये मोदी के समय में हुआ। ओके, 15, अभी तो 10 साल हो गए, और एक बार आएंगे तो 15 साल बहुत बड़ा होता है, बड़ा चीज़ होती है 15 साल। तो लेकिन उसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट इनिंग है, सेकंड इनिंग है, थर्ड इनिंग कब हुआ है मोदी का, क्योंकि तब हमें अगर कोई भारतीय इतिहास भी देखेगा ना तो वो कन्फ्यूज़ रहने वाले है ना। अरे मोदी ने ये डिसीजन लिया, ये भी डिसीजन मोदी ने लिया, तो ये डिसीजन लिया लेकिन ये तो उसके पहले होना चाहिए था वगैरह, तो उसमें कन्फ्यूजन लगेगा। तो कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए श्वेतवरा जो है वो बिगिनिंग में प्रकट हुए, जब ब्रह्मा जी ने सब सृष्टि बनाई। सृष्टि बनाने के बाद हर ग्रह वगैरह अपने अपने जगह पे स्थिर थे, और अपने अपने जगह पे स्थिर थे, और ब्रह्मा का ध्यान कहाँ पे गया, जो नया नया बनाया है ना, तो नया नया जब बनते हैं ना चीज़ें, तो कभी कभार उसमें थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो जाती है, और एक आधी चीज़ गिर भी सकती है। तो ब्रह्मा ने ग्रहों को बनाया, फिर अभी प्रजा बनाई जो उन ग्रहों के ऊपर रहने लगेगी। तो अलग अलग ब्रह्मा के मानस पुत्र बनाए, जिनको अलग अलग स्थान दे दिया, और फाइनली मनु बनाया, और उनको कौन सा स्थान दिया, उनको स्थान दिया पृथ्वी। बोले पृथ्वी पे जाके तो मनुष्यों की निर्मित करो। तो मनु आए, पूरा ढूंढा, उनको ढूंढने के बाद पृथ्वी कहीं मिली नहीं, तो फिर जाके बोले यार पृथ्वी नहीं है। तो ब्रह्मा सोचे यार बनाई तो थी मैंने कहीं कहाँ पृथ्वी। तो ब्रह्मा भी सोच में पड़ गए, बनाई तो थी लेकिन गई कहाँ, बनाई तो थी लेकिन गई कहाँ, गई कहाँ। तब फिर वो सोच में जब ब्रह्मा जी थे, तब ब्रह्मा के नासिका से वराह भगवान क्या हो गए, प्रकट हो गए। और वराह प्रकट होके उन्होंने पृथ्वी अपने ऑर्बिट से हिल चुकी थी, क्योंकि ब्रह्मा तब ऑर्बिट क्रिएट कर रहे थे, अभी अभी सेट किए थे ऑर्बिट। तो उसमें से एक ग्रह अपने ऑर्बिट से फिसल गया, और फिसल के जाके कहाँ गिर गया, नीचे क्षीर सागर में गिर गया ना, या गर्भोदक सागर में गिर गया, गर्भोदक ओशन में नीचे जाके गिर गया। तो फिर वहाँ से गर्भोदक ओशन से पृथ्वी को फिर से अपने ऑर्बिट में स्थित करने का कार्य किसने किया, वराहदेव ने किया। ये श्वेतवरा का कार्य हो गया। ये कब हुआ, तो प्रथम मनवंतर में हुआ है ये, जब ब्रह्मा जी का फर्स्ट डे था तब हुआ है। और उसके बाद हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की जो कथा आते हैं, ये चौथे मनवंतर की कथा है। अभी जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, सप्तम मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर चल रहा है, वो चौथे मनवंतर में हुआ था। और श्वेतवरा प्रथम मनवंतर में हुए थे, उसके बाद बीच में 4 मनवंतर चले गए, लेकिन फिर वराज के ही अवतार चल रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट हो गया, ओवरलैप करके बता दिया गया। तो 2 अलग अलग वराह है, जिन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया वो अलग वराह है, ये अलग वराह है, क्लियर। और हिरण्यकशिपु का वध करने का जो वराह है, जिन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया है, उस वराह की सिचुएशन अलग थी, उनको नील वराह कहते, उनका नीला रंग था। हिरण्यकशिपु का वध करने से उनके रक्त से वो क्या बन गए, लाल रंग के बन गए, इसलिए उनको रक्तवरा भी कहा जाता है। ये ब्रो कौन से अवतारों में, अवतारों के सीक्वेंस में अगर अवतारों का सीक्वेंस अगर आप देखोगे तो सबसे पहले वराह अवतार आना चाहिए। तो मत्स्य अवतार तो भगवान ने धारण किया था वो पृथ्वी के ऊपर, तो वो जनरली क्या होता है ना, क्योंकि भागवतम का उद्देश्य भगवान की लीलाएं और भगवान भक्ति को प्रदान करना है। सीक्वेंस उनका कार्य नहीं है, भगवान की लीलाएं बतानी है बस, सीक्वेंसली बताना कार्य नहीं है। इसलिए वहाँ पे अवतारों का ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि यही सीक्वेंस से अवतार आए करते हैं। उन्होंने प्रश्न पूछ रहे हैं और उस प्रश्न के उत्तर देते वक्त जो आवश्यक है वो भगवान की लीला वो बता रहे हैं।
गेटिंग? सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्न पूछा, सॉरी परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछने के बाद उनके प्रश्न को आंसर करते वक्त जो जो चीज़ें जरूरी है वो चीज़ें वो बताते जा रहे हैं ना। इसलिए आप देखो, आप जनरली दशावतार के बारे में सुना होगा, बराबर है। तो दशावतार में कई सारे अवतारों का वर्णन नहीं है ना, दशावतार ही है, लेकिन उनमें कई सारे अवतारों का वर्णन आता ही नहीं है जो भागवत में लिखे गए हैं। भगवान ने अवतार धारण किया, कौन सा ऐसा अवतार है? कपिल देव का है वर्णन, नर नारायण ऋषि का है वर्णन, नहीं है। हयग्रीव का है वर्णन, नहीं है। और मोहिनी मूर्ति का है दशा, धन्वंतरी का है, नहीं है। क्योंकि वो क्या है, हम दशावतार ये बाद में रखी हुई कंसेप्ट है कि ये प्रमुख अवतार वगैरह है करके, नहीं तो भगवान के अवतार अनंत है और इसलिए उनका सीक्वेंस नहीं है। और वो सीक्वेंस आप दे भी नहीं सकते हो क्योंकि वो मनवंतर भेद है उसमें, क्योंकि भगवान की कई सारी लीला है, लेकिन उन लीलाओं में से परीक्षित महाराज के प्रश्न के लिए जो लीला आवश्यक थी उतनी लीला वो उठा के बोल रहे, तो कोई सीक्वेंस वाइज नहीं बोल रहे, उतनी लीला वहाँ से उठा के वो बता रहे ये लीला ऐसी हुई थी करके। तो इसलिए अलग अलग लीला है, अलग अलग कल्प में घटित है, इसलिए उसमें कल्प भेद बहुत है। कल्प भेद है या मनवंतर भेद भी हो सकता है, अलग अलग समय में हुई है। वो दिखती अभी है ये वैसे ही हुई है, नहीं है, बहुत बड़ा गैप होता है। प्रथम मनवंतर जिसमें आप सुन रहे हो कथा और बाद के मनवंतर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। और किसको कुछ पूछना है? नो क्वेश्चन, सो विल स्टॉप फॉर हियर ना, यहीं पे हम रुक जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की